दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट इंट्रीज से एमसीक्यूज, समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते से एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और आज हम लोग पार्ट 15 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 14 पार्ट तक कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहां पर दिया हुआ है, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो में 341 तक देख चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 से आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342। कॉलम 1 में दी गई मदों का मेल कॉलम 2 में सूचीबद्ध उपयुक्त विवरणों के साथ करें। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है नकद बही पुस्तक का नाम शेष, कॉलम 2 1 ओवरड्राफ्ट, बी पासबुक पुस्तक का नाम शेष, कॉलम 2 अनुकूल शेष, सी बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज, कॉलम 2 3 पासबुक में डेबिट किया जाता है। कॉलम 1 में डी में दिया हुआ है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। कॉलम 2 का 4 में दिया हुआ है पासबुक में क्रेडिट किया जाता है। और सूची 1 से यानी कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है आपको। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं तो बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो देखिए कॉलम 2 में दूसरे नंबर पे दिया है अनुकूल शेष, तो इसका क्या होगा, नकद बही पुस्तक का नाम शेष का होगा अनुकूल शेष। ठीक है। बी में दिया हुआ है पासबुक पुस्तक का नाम शेष, यानी पासबुक पुस्तक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, इसका आंसर बी का होगा आपका ओवरड्राफ्ट। ठीक है। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इसका ओवरड्राफ्ट होगा। और सी में दिया बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज, तो बैंक ने ब्याज काटा आपसे। ठीक है। तो बैंक अगर आपसे ब्याज काट रही है तो क्या होगा, पासबुक में डेबिट किया जाएगा। क्या होगा, पासबुक में डेबिट करेंगे उसको। फिर डी में दिया बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, बैंक आपको अगर ब्याज देती है, इंटरेस्ट दे रही है, तो आप अपने पासबुक में क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 343 देखेंगे। उद्धृत उचंत खाता है, उद्धृत या उचंत खाता है, जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। ए एक वस्तुगत खाता, बी एक नाम मात्र खाता या अवस्तुगत खाता, सी एक व्यक्तिगत खाता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उद्धृत या उचंत खाता या सस्पेंस अकाउंट क्या है। एक वस्तुगत खाता जिसको कि रियल अकाउंट कहते हैं, एक नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, एक व्यक्तिगत खाता, एक पर्सनल अकाउंट। ठीक है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के अंतर यानी कि दोनों के जो डिफरेंस होते हैं उसको दूर करने के लिए एक अमाउंट हम लोग लिखते हैं। और वो जो अमाउंट होता है वो सस्पेंस का अमाउंट होता है। दोनों का जो डिफरेंस वाला अमाउंट होता है वो सस्पेंस का अमाउंट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और जब फिर रीचेकिंग होती है, दोबारा इस चीज़ को देखा जाता है कि कहाँ पे गलती थी, और वो गलती जब पकड़ में आ जाती है तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए एक वस्तुगत खाता या एक रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 344 देखेंगे। बेचे गए माल की लागत 20,000 रुपया हो, सकल लाभ रुपया 5,000 एवं विक्रय वापसी रुपया 10,000 हो, तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर बिक्री का निर्धारण कीजिए। ए रुपये 15,000, बी रुपये 27,000, सी रुपये 25,000, डी रुपये 35,000। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2003 में पूछा गया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 20,000 दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न 10,000 दिया हुआ है। तो जो डेटा दिया हुआ है उसके आधार पे आपको बिक्री का यानी कि सेल्स का निर्धारण करना है कि सेल कितना होगा। ठीक है।
सेल्स निकालना है। तो सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, ठीक है, जितना गुड्स का कॉस्ट होता है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो टोटल सेल्स आ जाता है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 5,000 दिया हुआ है। तो 20,000 में 5,000 आप ऐड कर देंगे तो 25,000 रुपया जो होगा वो क्या होगा, सेल्स निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रुपए 25,000। क्वेश्चन नंबर 345 देखेंगे। आर्थिक चिट्ठे का समीकरण है, ए संपत्तियां इज इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, बी व्यवसाय के विरुद्ध बाहरी व्यक्तियों का दावा अवशेष दावा है, सी हानि से स्वामी की इक्विटी में वृद्धि होती है, डी संपत्तियों में वृद्धि हमेशा स्वामी की इक्विटी में वृद्धि लाती है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्थिक चिट्ठे का समीकरण है, यानी कि बैलेंस शीट का जो इक्वेशन है, तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो बायां साइड होता है और एक दाहिना साइड होता है। तो बायां साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, और लायबिलिटीज। और एसेट साइड में आप देखेंगे कि करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स होता है, यानी कि टोटल एसेट ही होता है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन की बात की जाए तो हम लोग अगर देखेंगे कि बैलेंस शीट का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, संपत्तियां इज इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे। यदि लेखांकन वर्ष के अंत में पूंजी 20,000 रुपया है, वर्ष का आहरण 10,000 रुपये, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी रुपए 12,000 और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी 14,000 रुपये है, तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ है, ए रुपए 5,000, बी रुपए 3,200, रुपए 4,000, डी रुपए 4,200। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कैपिटल जो दिया हुआ वो 20,000 है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में कैपिटल जो है 20,000 है और ईयर का जो ड्राइंग है वो 10,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग जो है 10,000 है और वर्ष के प्रारंभ में यानी कि ईयर के शुरू में ओपनिंग कैपिटल जिसको कहते हैं वो 12,000 है और वर्ष में अतिरिक्त लाई गई पूंजी यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल जो है 14,000 है। तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ क्या होगा? तो पहले तो आप लिख लीजिए, कैपिटल एट द एंड कितना है 20,000 है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है और कैपिटल एट द ओपनिंग 12,000 है और एडिशनल कैपिटल लाया गया है ड्यूरिंग द ईयर 14,000। तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट द ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड कितना है 20,000, ड्राइंग उसमें ऐड कर दीजिए 10,000 और माइनस कैपिटल एट द ओपनिंग 12,000 जो है वो माइनस हो जाएगा और फिर एडिशनल कैपिटल है उसको माइनस कर दीजिए 14,000 को। तो टोटल आपका निकलेगा 4,000। प्रॉफिट कितना निकला 4,000। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रुपए 4,000, रुपए 4,000। क्वेश्चन नंबर 347 देखेंगे। नाम मात्र अंश पूंजी है, ए अंशधारियों द्वारा दत्त पूंजी राशि, बी अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है, सी कंपनी द्वारा निर्गमित पूंजी की धनराशि, डी अंश पूंजी पर मांगी गई कुल राशि। तो नाम मात्र अंश पूंजी जो है वो कंपनी द्वारा निर्गमित पूंजी की राशि है। अंश पूंजी को हम क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल का आशय अंश पूंजी की वह अधिकतम धनराशि है जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है, अर्थात कंपनी की अंश पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिसके द्वारा कंपनी का पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, नाम मात्र की अंश पूंजी कहलाती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, ए क्रय प्लस प्रारंभिक स्कंद माइनस बिक्री लागत इज इक्वल टू अंतिम स्कंद, बी प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद इज इक्वल टू बिक्री लागत, सी अंतिम स्कंद माइनस बिक्री लागत माइनस क्रय इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद, डी बिक्री लागत प्लस अंतिम स्कंद माइनस क्रय इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो सी में दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट बिक्री लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ये सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 349 देखेंगे, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत होगा। ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 33.33%। तो देखिए यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, यानी कि सेल्स वैल्यू जो है, अगर सेल्स प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 25 रुपया होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमको निकालना होगा तो 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, लागत पर लाभ प्रतिशत, कॉस्ट पर जो है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका 25 है और कॉस्ट आपका 75 है, इंटू 100 करेंगे तो 33/1/3%, या हम लोग कह सकते हैं 33.33%। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 350 देखेंगे, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। ए आय की एक मद, बी एक दायित्व, सी पेशगी में प्राप्त आय, डी बकाया आय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एक दायित्व। भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है, एक दायित्व। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 351 देखेंगे, प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और कारण आर पृथक पृथक सही हैं, और यदि ऐसा है तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नांशों को उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। कथन ए, तुलन पत्र किसी व्यवसाय की मलकियत प्रकट नहीं कर पाता। कारण आर, परिसंपत्तियां मात्र अपरिशोधित लागतें हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे, बैलेंस शीट किसी एक विशेष खाली स्थान की आर्थिक स्थिति को बतलाता है। ए तिथि, बी माह, सी 6 माह, डी वर्ष। तो बैलेंस शीट किसी एक विशेष तिथि की आर्थिक स्थिति को बताता है, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009, 2020, 2022, जो भी ईयर होता है उस ईयर की बात आप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 31 मार्च को आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, तिथि। क्वेश्चन नंबर 353 देखेंगे, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। यदि प्रॉफिट जो है सेल्स का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा, ठीक है। कॉस्ट का क्या परसेंटेज होगा ये निकालना है। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि सेल्स जो है वो 100 है और प्रॉफिट कितना है, 50% दिया हुआ है, तो 100 में 50% आप निकालते हैं तो 50 रुपया निकलता है, ठीक है। तो आपका टोटल 150 टोटल जो है टोटल प्रॉफिट जो है वो 50 रुपया हो गया। बिक्री अगर 100 है उसमें प्रॉफिट अगर 50% है तो 50 रुपया जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करते हैं तो 100 माइनस 50 करेंगे, यानी कि प्रॉफिट जो है 50 रुपया है तो 50 रुपया जो निकलेगा वो कॉस्ट निकलेगा। तो कॉस्ट पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100 करते हैं। तो प्रॉफिट आपका 50 है और कॉस्ट आपका कितना है, 50 है, इंटू 100 करेंगे तो टोटल 100% जो है वो आपका निकल जाएगा परसेंटेज कॉस्ट पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे, मार्ग में माल की क्षति एक ऊपरी व्यय है। ए विक्रय, बी कारखाना, सी कार्यालय, डी वितरण। तो देखिए जब आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता को, यानी कि जो सेलर होता है वो बायर को गुड्स भेजता है, लेकिन क्या होता है कि गुड्स
जो है वो रास्ते में रह जाता है, वो बायर को मिलता नहीं है, ठीक है। परचेजर जो होता है उसे अगर गुड्स नहीं मिल रहा है तो ऐसे में गुड्स को क्या माना जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं मार्गस्थ माल कहते हैं, ठीक है, मार्गस्थ माल कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं। तो ऐसे गुड्स में होने वाली लॉस को मार्ग में माल की हानि या क्षति कहते हैं। और रास्ते में अगर गुड्स की लॉस हो गई तो लॉस जो होता है वो एक वितरण उपरिव्यय कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, वितरण। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे, यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 2200 रुपया है तो कमीशन होगा। यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है, ठीक है, और लाभ जो है 2200 रुपया है तो कमीशन क्या होगा। तो देखिए मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि जितना प्रॉफिट है इनटू मैनेजर का कमीशन, मतलब कि प्रतिशत कमीशन, ठीक है, जो परसेंटेज उसको कमीशन मिल रहा है, बाय 100 प्लस कमीशन प्रतिशत, यानी कि मैनेजर का जो कमीशन है उसका परसेंटेज। तो 2200 जो है प्रॉफिट उसको मिला है इंटू 10 जो कमीशन का परसेंटेज है, बाय 100 प्लस 10 यानी कि परसेंटेज 100 प्लस परसेंट कमीशन का परसेंटेज। तो 2200 इंटू 10 करेंगे तो 22,000 होगा और नीचे 110 होगा। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 200 रुपया जो होगा वो मैनेजर का कमीशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, रुपये 200। क्वेश्चन नंबर 356 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी, परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कौन सा समीकरण सही है। तो आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 357 देखेंगे, ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। ए, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, बी, चिट्ठे में दायित्व की ओर, सी, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, डी, लाभ हानि खाते के डेबिट में। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। तो ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए इनकम टैक्स को हम लोग चिट्ठे के दायित्व में दिखाते हैं। हम लोग कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 358 देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000, सेल्स 57,000, सकल लाभ या सकल हानि होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने का आपको पता है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, ठीक है। तो सेल्स कितना है देख लीजिए, सेल्स आपका दिया हुआ है 57,000 और इसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, 52,000 दिया हुआ है। तो 52,000 माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल गया। 57,000 में माइनस 52,000 करेंगे तो 5,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकला। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, रुपये 5,000। क्वेश्चन नंबर 359 देखेंगे, सकल लाभ हानि ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय की लागत 79,000, विक्रय 11,000, क्रय 3,000 रुपया दिया हुआ है। तो सकल लाभ हानि, अभी इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें सिंपल पूछा था किस प्रकार से हम लोग सकल लाभ या हानि निकाल सकते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो 11,000 आपका सेल है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,900 है। तो इस दोनों को अगर आप 11,000 में 7,900 माइनस करेंगे तो 3,100 जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रुपये 3,100। क्वेश्चन नंबर 360 देखेंगे, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, अस्थायी दायित्व। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो चालू दायित्व की श्रेणी में आता है।
किस कैटेगरी में आता है वो? चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, चालू दायित्व। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 361 देखेंगे, वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे। ए लाभानी खाते में, बी लाभानी समायोजन खाते में, सी चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, डी चिट्ठे में दायित्व पक्ष में। तो वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे लाभ हानि समायोजन खाते में। ठीक है, एक कंपनी द्वारा वर्ष के मध्य में अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले लाभांश यानी कि इसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अंतरिम लाभांश जिसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? लाभ हानि खाते के लाभ हानि समायोजन खाते में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा।